नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। पहले तो माफ़ी इतने समय लगाने के लिए थोड़ा। जी। सर, बीते कुछ दिन पहले हम्म। भारतीय राजनीति में बहुत से उतार चढ़ाव आए। जी। हर दल ने अपना वक्तव्य जारी किया और एक अपना स्टैंड बताया। आप पिछले बीते बजट सत्र को किस तरह से एनालिसिस किया आपने? आपको क्या दिखता है? क्या सकारात्मक चीज़ें हैं, क्या नकारात्मक चीज़ें हैं? कुछ प्रकाश डालिए जिससे कुछ बेहतर आपकी हमारी ऑडियंस भी उस बात को सीरियसली समझ पाए। नमस्कार। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आपने इस समय समसामयिक विषय को उठाने की कोशिश की और अपने सभी समस्त दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि बहुत दिनों बाद मिलने का उनसे मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जहाँ तक आपने जो प्रश्न किया कि इस बीच राजनीतिक पटल पर बहुत सारी घटनाएं हुई और विशेष रूप से लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, जैसे आपने कहा कि बजट सत्र निश्चित रूप से किस हमारे देश के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ थी, लेकिन इस बजट को देखने के बाद में बड़ा ही दुख हुआ। जैसे कि भाषण दिए गए अनेक दलों के द्वारा, वर्तमान में हमारी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा कि 12 लाख रुपए तक की टैक्सेशन को उन्हें कर से मुक्त कर दिया। नेहरू के ज़माने की भी बातें करने लगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि सत्य से बिल्कुल विपरीत बात करने की भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक नेचर बन चुकी है। 12 लाख रुपया आज की डेट में यदि टैक्स मुक्त किया जाता है और उसकी नेहरू जी से कहीं तुलना की जाती है तो शायद प्रधानमंत्री जी का ज्ञान कम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को शायद ये नहीं मालूम है, प्रधानमंत्री को ये नहीं मालूम है कि 4 रुपये 68 पैसे केवल किसी एक डॉलर का रेट हुआ करता था उस जमाने में जब नेहरू जी ने इस देश को छोड़ दिया था, संसार से चले गए थे। बहुत सी बातें हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है। अनेक दलों ने अपनी अपनी रचनाओं के हिसाब से, अपनी अपनी रणनीतियों के हिसाब से बातें कही, लेकिन मोस्ट अपीलिंग थिंग्स विच आई गॉट इन माई लाइफ हियर while going through 2024-25 budget, that was the speech made by honorable लोक सभा मेंबर कीर्ति आज़ाद जी। कीर्ति आज़ाद जी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं उस जमाने में युवा हुआ करता था जब वो क्रिकेट खेलते थे और उनके द्वारा कई सारी ऐसी पारियां हैं जो आज भी मेरे जीवन में, विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रात में खेली गई पारी, उन्होंने जब इस बजट सत्र के विषय में अपनी बातों को कहा तो बहुत ही अपीलिंग बातें की। और सच तो ये है कि इस स्पीच के दौरान मैंने अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, वैसे वो कम बोलते हैं निश्चित रूप से, जो अब विषयों पर जो बहुत ही आवश्यक है वो बोलते ही नहीं है, इसीलिए कुछ लोग उन्हें मौनी बाबा भी कहने लगे हैं। जब कीर्ति आज़ाद जी अपनी स्पीच को दे रहे थे तो उन्होंने बहुत से कुछ बिंदुओं को जो उठाया वो बहुत ही मार्मिक थे। उन्होंने बड़े सम्मान के साथ प्रधानमंत्री से पूछा कि बजट सत्र के दौरान जब उन्होंने अपनी स्पीच कही तो उन्होंने कुछ बिंदुओं को जो उभारा, उसमें विशेष रूप से तेल वाला विषय मुझे बहुत ही अपीलिंग लगा। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री से पूछा कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जब आप प्रधानमंत्री नहीं थे, तो 115 और 117 बैरल डॉलर के हिसाब से, मतलब $115 बैरल के हिसाब से तेल बिक रहा था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए मनमोहन सिंह ने देश में तेल की कीमतें बढ़ने नहीं दी थी। देश में तेल की कीमत 65 से 67 रुपये ही सीमित कर दी थी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत सारे साथी अपने आप में सड़क के ऊपर आंदोलन करते नजर आते थे। बहुत से एजुकेशन होते थे जिनका नेतृत्व उनके कुशल अपने आप में जो नेता है वो कर रहे थे। तो उन्होंने जब प्रधानमंत्री से पूछा कि आज की डेट में भी 57 डॉलर बैरल के हिसाब से जो कच्चे तेल की अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय कीमत है, तो इस देश के अंदर ये सेंसरी पार क्यों कर रहा है? प्रश्न इस बात का है कि आप किसको लाभ देना चाहते हैं? इस देश की गरीब जनता का खून चूस कर आप किसको लाभ दे रहे हैं? 18 लाख करोड़ रुपया उन लोगों का माफ करने के बाद में अपने दोनों मित्रों का। दूसरा उन्होंने एक प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री जी हमारे देश में प्रधानमंत्री बने 2014 में, उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल जॉब मिलेगा। उन्होंने उसमें सरकारी और गैर सरकारी नहीं कहा था। चलिए, मैं आपकी बात मानता हूं कि सरकारी जॉब 2 करोड़ सृजित नहीं हो सकते हैं। 2 करोड़ जॉब यदि एक देश के अंदर 10 साल 11 साल में दिए जाते हैं तो आज तो 20 करोड़ लोगों के पास में जॉब होने चाहिए थे। और 20 करोड़ लोगों के पास यदि जॉब है और उनके परिवार में 4-5 यदि व्यक्ति हैं तो आराम से उनका खर्चा चल जाना चाहिए परिवार का।
दूसरा उन्होंने कहा कि अभी हमने मुद्रा लोन के हिसाब से और कई सारी योजनाओं को लगा के 56 करोड़ लोगों को लोन दे दिया। 56 करोड़ लोगों के नीचे परिवार में यदि 2-2 मेंबर भी लगा दिए जाए, 3-3 परिवार के सदस्य भी मान लिए जाए, तो 5 तिया 15 और 6 तिया 18, 168 करोड़ लोगों के घर में तो खाना बहुत अच्छा मिल रहा होगा इस समय। तो फिर ये 80 करोड़ लोग जो हमारे साथी हैं, जो हमारे यहाँ पे बहुत ही गरीब लोग हैं, ऐसे परिवार के लोग हैं, उन्हें खाना मुहैया नहीं है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए सारे स्टेटमेंट्स अपने आप में केवल झूठ के पुलिंदे हैं। ना केवल प्रधानमंत्री झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं, अपितु वो अपने आप में वाचाल हैं, वाकपटु नहीं है, वाचाल हैं। अपने आप में समय के हिसाब से शब्दों को तोड़कर मरोड़कर प्रस्तुत करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं देख रहा था जिस समय हमारे माननीय सांसद तृणमूल कांग्रेस के कीर्ति आयात जी बात कह रहे थे, तो प्रधानमंत्री मौनी बाबा की तरह शांत होकर बैठे हुए थे। कारण उनके प्रश्नों का उत्तर उनके पास नहीं था। सच कड़वा होता है, और प्रधानमंत्री जी जो स्वयं अपने आप में दैवीय व्यक्तित्व कहते हैं, उन्होंने शायद एक बार स्टेटमेंट भी दिया था कि मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो दैवीय हूँ, मुझे सेवा करने के लिए देश के अंदर भेजा गया है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है उनके द्वारा ये स्टेटमेंट, लेकिन 8000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में उड़ने वाले प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं। यहाँ 80 करोड़ लोग अपने आप में खाना मांगने के लिए, मेरे भाई, मेरे गरीब भाई साथी, 80 करोड़ जो गेहूं और अन्य चीज़ों को मांगने के लिए सरकार से अपने आप में मजबूर हैं, वो देश के प्रधानमंत्री को अब अपने आप में झूठ बोलना बंद करना चाहिए। बजट सत्र के दौरान सीतारमण जी से किसी ने पूछ लिया था कि प्याज के रेट बहुत बढ़ गए हैं, उन्होंने कहा मैं प्याज नहीं खाती हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि मैं कोई चीज़ नहीं खाता हूँ और देश का वित्त मंत्री हूँ, तो इस तरीके का उत्तर शोभा को प्राप्त नहीं होता है, विशेष रूप से देश के वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में दिया जाना। बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन सच यही है कि आज देश की जो सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी चल रही है, जिसका हेडिंग अपने आप में माननीय मोदी जी करते हैं, जिसमें हमारे गृह मंत्री जी आप अमित शाह हैं, या हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, सच बात तो ये, द कंट्री इज इन रॉन्ग हैंड। देश अपने आप में गलत हाथों में है, झूठ बोलने वालों के हाथों में है, और रादर आई शुड से टू यू दैट दे आर द इन्वेंटर ऑफ लाइज। देश की दिशा को और दशा को भटकाने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती है। औरंगजेब का मुद्दा उठा लाएंगे, वक्फ का मुद्दा उठा लाएंगे, मंदिर के नीचे मस्जिद है, मस्जिद के नीचे मंदिर है। चीन आगे क्यों बढ़ गया? क्यों बढ़ गया? हमारे स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्यों फेल हो गया? क्योंकि हम जिन विषयों को सामयिक रूप से चर्चा कर रहे हैं, उनका देश की प्रगति से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। मैं पुनः सभी का आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ऐसे समसामयिक विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। सच बात तो यह है कि देश का ये बजट ना तो किसानों के लाभ में, ना बेरोजगारों के हित में, किसी भी दृष्टिकोण से एक और अपने आप में असफल कोशिश है हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा। माननीय प्रधानमंत्री जी जो झूठ के अपने आप में आविष्कारक हैं, मेरे हिसाब से उनके मार्गदर्शन में बनने वाला एक और झूठा बजट ही कहा जा सकता है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।